नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम के तमाम साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो तमाम साथी जो 6 सेमेस्टर के तमाम साथी हैं, रिसर्च एप्लीकेशन के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही है, नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लासेस चल रही हैं। आप सभी को बता दें कि जो साथी नहीं जुड़े हैं, उनको बता दें कि आप सभी के लिए रिसर्च एप्लीकेशन का नवीनतम जो सिलेबस है, वो आपके एमजेस्यू के द्वारा जारी कर दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस जो है रेगुलर चल रही है। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। पहले 2 क्लासेज़ जो आपके ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो आपको दी थी, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अलग प्लेलिस्ट हमने जो है आपके लिए बनाकर दे दी है। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप क्लासेज़ है वो देख सकते हैं। देखिएगा, आज की इस क्लास के अंदर हम आपके यूनिट नंबर 3 को कवर करेंगे और उसके बाद आपके यूनिट जो है 4 और 5 यूनिट जो है बचती है, यानी 2 यूनिट आपकी और बच जाती है, जो कि आपके 2 दिन के अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास आपकी जो है एमसीक्यू की रहने वाली है, जिसके अंदर पूरी 5 यूनिट का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। तो ये क्लासें महत्वपूर्ण रहेगी। क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा साथियों, आज के इस यूनिट के अंदर हम बात करेंगे व्यावसायिक एवं प्रशासनिक लेखन आवेदन पत्र आरटीआई एवं ईमेल शिष्टाचार के इसके अंदर बात करने वाले हैं, जो कि आपके 6 सेमेस्टर के अंदर रहने वाले रिसर्च एप्लीकेशन का पार्ट यहाँ पर दिया गया है, नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन देखिएगा यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट पर्सन क्या कह रहा है कि अवकाश प्रार्थना पत्र, प्रमाण पत्र एवं प्रशासनिक आवेदन पत्र जो है इसके बारे में जो है यहाँ पर भाग एक यहाँ पर इसका रहने वाला है। इसके अंदर प्रश्न देखिएगा कौन सा आया है कि महाविद्यालय में चिकित्सा अवकाश के लिए प्राचार्य को लिखे जाने वाले आवेदन पत्र के प्रारूप, भाषा शैली एवं विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक आपको करना है, यहाँ पर वर्णन करना है। देखिए किस प्रकार करना है कि महाविद्यालय जीवन में विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कभी-कभी अवकाश की आवश्यकता होती है। चिकित्सा अवकाश का आवेदन पत्र अत्यंत औपचारिक, स्पष्ट और तार्किक भाषा में लिखा जाना चाहिए। इसमें छात्र की व्यक्तिगत जानकारी जिसमें नाम है, कक्षा है, क्रमांक, अनुक्रमांक है, बीमारी या चिकित्सा स्थिति का संक्षिप्त विवरण, डॉक्टर का प्रमाण पत्र और आपके जो है संलग्न करने का जो है उल्लेख तथा अवकाश की अवधि स्पष्ट करने से उल्लेखित होनी चाहिए। भाषा शैली जो है आपकी भाषा शैली में विनम्रता, शिष्टाचार और अनुशासन का पूर्ण ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए। देखिएगा चिकित्सा अवकाश आवेदन पत्र की संरचना किस प्रकार से आपको जो है रखनी चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रेषक विवरण जो कर रहा है, प्रेषक जो है उसका आपके नाम, कक्षा का नाम और रोल नंबर यहाँ पर होना चाहिए। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, ये जो है आपकी हेडलाइन उसकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके विषय के अंदर आप क्या लिखना है, विषय के अंदर आपके जो है चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन पत्र, ये विषय के अंदर लिखना है। और संभारण एवं मुदा मुख्य जो कारण है जिसमें बीमारी या अस्पताल का, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जो है संलग्न करने का जो करना का जो है संलग्न का उल्लेख यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद अंतिम के अंदर आपको धन्यवाद ज्ञापन एवं भवदीय हस्ताक्षर, भवदीय लिख करके आपको क्या करना है, हस्ताक्षर करना है। इस प्रकार से इसका जो है आपके एक हम कह सकते हैं प्रार्थना पत्र लिखने का स्ट्रक्चर यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं कि आवेदन पत्र में दिनों की संख्या निश्चित होनी चाहिए ताकि कॉलेज प्रशासन को उपस्थिति रजिस्टर में रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने में असुविधा न हो। साथ ही रजिस्टर जो है आपके रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा जो है जारी पर्ची या फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जो है संलग्न इसके अंदर होना चाहिए। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 ये कहता है कि खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु आवश्यक जो है अवकाश प्राप्त करने के लिए जो है विभागाध्यक्ष प्राचार्य का को जो है पत्र लिखने की जो विधि है एवं उसकी विषय वस्तु को जो है समझाइए। यहाँ पर विषय वस्तु को भी यहाँ पर क्या करना है आपको समझाना है। देखिएगा यहाँ पर जब कोई विद्यार्थी महाविद्यालय की ओर से अंतर महाविद्यालय विद्यालयीन जो आपकी राज्य स्तरीय या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, उसके अंदर जो है एनसीसी आपके एनएसएस अथवा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने जाता है,
तब उसे विशेष अवकाश की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार से जो है आवेदन पत्र में जो है प्रतियोगिता का नाम, आयोजन स्थल और दिनांक तथा खेल सामग्री, खेल प्रभारी या संबंधित प्राध्यापक की जो है संस्तुति अति आवश्यक यहाँ पर जो है हो जाती है। इसके अंदर भी आपकी उसी प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे वहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ यहाँ पर जो है चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए किस प्रकार देखने को मिलते हैं चेंजेस। यहाँ पर देखिएगा कि प्रतियोगिता का चयन चयन एवं जो आमरण है उसका भी यहाँ पर लिखना पड़ता है। खेल प्रभारी प्राध्यापक के अनुमोदन यहाँ पर लगाना पड़ता है। प्राचार्य विभागाध्यक्ष को औपचारिक आवेदन यहाँ पर देना पड़ता है और उपस्थिति छूट जो स्वीकृति है उसको यहाँ पर देनी पड़ती है। और भाषा शैली में किस प्रकार से रखना है, देखिएगा भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए कि भाषा शैली है, भाषा शैली उत्साह, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठता की जो है झलकनी चाहिए। और आपके छात्र को यह भी उल्लेख करना चाहिए कि अनुपस्थिति के दौरान छूटे हुए पाठ्यक्रम को वह सहपाठियों की सहायता से शीघ्र ही पूरा कर लेगा। यह भी आपके यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि अध्ययन अवकाश अथवा विशेष शैक्षणिक अवकाश की आवश्यकता क्यों होती है। इसके आवेदन पत्र की विषय वस्तु और प्रारूप को आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पष्ट करना है। देखिएगा कि अध्ययन अवकाश की जो है किस प्रकार से आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है और किस प्रकार से यहाँ पर जो है इसकी विशेष जो है प्रारूप यहाँ पर देखने को मिलता है। देखते हैं यहाँ पर कि अध्ययन अवकाश है वो मुख्य रूप से उच्च शिक्षा, विशेष शोध कार्यों, सेमिनार, कार्यशाला अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है लिया जाता है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर स्तर पर जो है कई बार छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार या रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में महाविद्यालय से बाहर जाना यहाँ पर क्या है, पड़ जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से देखिएगा स्ट्रक्चर इसका रहता है। स्ट्रक्चर भी हम लेकर आए हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय महाविद्यालय जयपुर जो भी होता है वो आपके राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनार में भाग लेने हेतु 3 दिन के अवकाश के संबंध में वर्णन निवेदन है। प्रेषक राहुल शर्मा, बीए तृतीय वर्ष, षष्ठम सेमेस्टर का छात्र है। आगामी 15 से 17 अक्टूबर तक दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी में मेरा शोध पत्र जो है चयनित हुआ। इस पत्र में संगोष्ठी का आमंत्रण पत्र, प्रस्तुत किए जाने वाले शोध पत्र का जो है सार तथा विभागाध्यक्ष की अगर जो आपके सारित संस्तुति संलग्न करना अनिवार्य यहाँ पर होता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि महाविद्यालय में जो आपके बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखने का तरीका तथा इसके व्यवहारिक उपयोग पर प्रकाश आपको यहाँ पर क्या करना है, डालना है। देखिएगा बोनाफाइड प्रमाण पत्र जो है इस बात का आधिकारिक दस्तावेज है कि संबंधित छात्र जो है वर्तमान में उस महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी है। इसका उपयोग बैंक खाता खुलवाने, रेलवे पास बनवाने, छात्रवृत्ति आवेदन, पासपोर्ट निर्माण तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सत्यापन हेतु यहाँ पर किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्राप्ति प्रक्रिया, छात्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन शुल्क रसीद एवं आईडी कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना, कार्यालय द्वारा छात्र प्रवेश पंजीयन से मिलान यहाँ पर करना यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखिएगा और आपके प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रमाण पत्र जो है निर्गमन यहाँ पर होता है। आवेदन पत्र में जो है स्पष्ट रूप से कारण लिखना चाहिए कि बोनाफाइड प्रमाण पत्र किस कार्य जैसे बैंक खाता या रेलवे रियायत के लिए आवश्यक है, ताकि कार्यालय तदा अनुसार उचित मोहर लगाकर प्रमाण पत्र जो है जारी कर सके। नेक्स्ट देखिएगा कि अंक तालिका अथवा परिचय पत्र के पुनः निर्गमन है हेतु आवेदन पत्र की प्रक्रिया को जो है समझाइए। अंक तालिका के गुम हो जाने, क्षतिग्रस्त होने अथवा परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में छात्र को निर्गमन हेतु आवेदन करना पड़ता है। यह एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें पुलिस थाने की रिपोर्ट अथवा शपथ पत्र की आवश्यकता हो सकती है। आवेदन की मुख्य विषय वस्तु मूल अंक तालिका, परिचय पत्र के गुम होने का कारण एवं दिनांक, परीक्षा अनुक्रमांक, नामांकन संख्या और उत्तीर्ण वर्ष, निर्धारित विलम्ब शुल्क, पुनः निर्गमन शुल्क की चालान रसीद। भाषा औपचारिक, अत्यंत स्पष्ट और तथ्यपरक होनी चाहिए ताकि संस्था किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सके।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आपके यूनिट 3 के जो है आपके छात्रवृत्ति और शुल्क रियायत एवं वित्तीय सहायता के प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर रहता है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क रियायत रियायत हेतु जो आपके तर्कपूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली आवेदन पत्र लिखने की विधि का पूर्ण जो है आपके वर्णन करना है। देखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क रियायत उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य आधार है। इसके आवेदन पत्र में आवेदक की जो है पारिवारिक वार्षिक आय, पिछले वर्षों की शैक्षणिक जो है आपकी उपलब्धियाँ, जो कि आपके प्राप्तांक प्रतिशत में तथा आर्थिक तंगी का जो है यथार्थ चित्रण यहाँ पर जो है होना चाहिए। छात्रवृत्ति एवं शुल्क आवेदन के चरण देखिएगा, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र एवं अंक सूची तैयार यहाँ पर करनी होती है। उसके बाद प्राचार्य को संबोधित तार्किक आवेदन पत्र लेखन होता है। उसके बाद संस्थागत छात्रवृत्ति समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच होती है। शुल्क रियायत अथवा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति यहाँ पर उसके बाद हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, आवेदन की भाषा बहुत ही संवेदनशील और गरिमामय होनी चाहिए। छात्र को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वह अपनी शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित है और भविष्य में अच्छे अंक प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन करेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क रियायत के आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक सहायक दस्तावेजों का परिचय यहाँ पर देना है। देखिएगा, किसी भी छात्रवृत्ति या शुल्क रियायत के आवेदन को प्रमाणिक बनाने के लिए निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों का संलग्न होना अनिवार्य होता है, जिसके अंदर यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन से दस्तावेजों की यहाँ पर क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। देखिएगा, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जो है सक्षम अधिकारी तहसीलदार एसडीएम द्वारा जारी पारिवारिक आय का प्रमाण होना चाहिए। गत वर्ष की अंक तालिका, जिसमें शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम अंक आवश्यक होते हैं, जिसमें 60% अंक की प्राप्ति होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC EWS वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण व सरकारी छात्रवृत्ति हेतु जो है सरकारी छात्रवृत्ति हेतु होता है। बैंक पासबुक की प्रति जिसमें आपके डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में छात्रवृत्ति हस्तांतरण हेतु होती है। आधार कार्ड एवं रसीद, फीस रसीद, पहचान की पुष्टि और महाविद्यालय में नियमित प्रवेश का प्रमाण पत्र यहाँ पर होना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 है कि शुल्क रियायत प्राप्त करने के लिए विशेष परिस्थितियों में, जैसे परिवार में कमाने वाले एकमात्र सदस्य की दुर्घटना मृत्यु को दर्शाते हुए एक आदर्श आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर आपको तैयार करना है। किस प्रकार से तैयार करना पड़ता है, देखिएगा। आपातकालीन या संकटकालीन परिस्थितियों में शुल्क रियायत के लिए विशेष आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। इसमें पारिवारिक आपदा का जो है यथार्थ विवरण यहाँ पर देना होता है। देखिएगा, यहाँ पर किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, महाविद्यालय का नाम होता है। महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं, प्राचार्य महोदय को संबोधित करते हुए होता है। विषय यहाँ पर विषय लिखना होता है और उसके बाद यहाँ पर जो है पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर देना होता है। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि डिजिटल छात्रवृत्ति पोर्टल जो आपकी है पोर्टल, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो गया, स्टेट पोर्टल हो गया, पर आवेदन करने की प्रक्रिया और उसमें महाविद्यालय की भूमिका को समझाना है। देखिएगा कि आधुनिक जो युग है, इसमें अधिकांश छात्रवृत्तियाँ डिजिटल पोर्टल जो आपके NSP या फिर राज्य SSP के माध्यम से ऑनलाइन विज्ञापित और आपके संसाधित की जाती है। इसमें छात्र स्वयं ऑनलाइन जो है फॉर्म में भरता है और सभी दस्तावेज अपलोड है वो करता है। ऑनलाइन छात्रवृत्ति सत्यापन करवा, देखिएगा पोर्टल पर नवीनतम पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फॉर्म भरना एवं दस्तावेज अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होता है और समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति राशि वितरण की जाती है। महाविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे छात्र द्वारा भरे गए फॉर्म की भौतिक प्रतियों का मिलान कॉलेज रिकॉर्ड की से करके उसे ऑनलाइन अप्रूव या फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर भाग 3 के अंदर हम बात करेंगे इंटर्नशिप पे रोजगार आवेदन एवं आपके रिज्यूम CV लेखन के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 देखिएगा क्या कहता है कि प्रथम इंटर्नशिप है। आप प्रथम इंटर्नशिप अथवा प्रारंभिक रोजगार के लिए एक पृष्ठीय प्रभावशाली जीवन भरत तैयार करने के मुख्य सिद्धांतों
एवं प्रारूप का यहाँ पर वर्णन करना है। देखिएगा स्नातक के स्तर के अंतिम वर्ष या षष्ठम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए प्रथम इंटर्नशिप या प्रारंभिक रोजगार प्राप्त करने का जो है करना करियर का पहला बड़ा कदम है। एक पेशेवर हमेशा संक्षिप्त जो है रिज्यूम या सीवी हमेशा संक्षिप्त जो है संक्षिप्त आकर्षक त्रुटि रहित और प्रासंगिक होना चाहिए। रिज्यूम के मुख्य खंड देखिएगा। रिज्यूम के मुख्य खंड होते हैं विवरण एवं सामग्री, जिसमें संपर्क विवरण होता है, पूरा नाम होता है, पेशेवर ईमेल, फ़ोन नंबर होते हैं, आपके लिंक्ड से प्रोफाइल, वर्तमान का पता, उद्देश्य पंक्तियों में स्पष्ट रूप से एक दो पंक्तियों में स्पष्ट रूप से जो है लक्ष्य कि आप जो है संगठन के लिए क्या योगदान दे सकते हैं वो आपके यहाँ पर देना पड़ता है। शैक्षणिक योग्यता नवीनतम से पुरानी की ओर जो है आपकी डिग्री, कॉलेज वर्ष और प्रतिशत किस प्रकार से जो है आपके थे, कौशल, तकनीक कौशल और आपके सॉफ्ट स्किल्स, परियोजनाएं, इंटर्नशिप, कॉलेज प्रोजेक्ट या छोटी इंटर्नशिप का संक्षिप्त अनुभव यहाँ पर देना होता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि इंटर्नशिप या प्रारंभिक नौकरी के आवेदन के साथ भेजे जाने वाले संक्षिप्त कवर लेटर अथवा औपचारिक आवेदन पत्र की संरचना को यहाँ पर समझाना है। देखिएगा कवर लेटर वह माध्यम है जो आपके रिज्यूम को जीवन प्रदान करता है। यह आपके नियोक्ताओं को ये बताता है कि आप उस विशेष पद के लिए जो है क्यों उपयुक्त है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है आपको देना होता है, ये आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा रिज्यूम और आपके सीवी में क्या अंतर है और प्रारंभिक रोजगार के लिए इन दोनों में से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए और क्यों। देखिएगा अक्सर छात्र रिज्यूम और सीवी को एक ही मान लेते हैं कि तो इनमें सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है। रिज्यूम जो होता है वो संक्षिप्त, सामान्य और जो है एक पृष्ठ पर जो है हो सकता है, लेकिन जो सीवी होता है वो विस्तृत दो या अधिक पृष्ठ पर भी जो है हो सकता है। उद्देश्य देखिएगा इसकी, उद्देश्य देखिएगा कि आपकी कॉपरेटर नौकरियां जो होती हैं, कॉपरेटर कॉपरेट नौकरियां, इंटर्नशिप, कौशल आधारित पद जो है उनके लिए रिज्यूम जरूरी होता है। सीवी जो है शैक्षणिक पद, शोध, फेलोशिप और आपके जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ज़रूरी होता है। अब फोकस जो है आपके इसमें आपके कौशल, अनुभव और कार्य प्राप्ति की क्षमता पर होता है और इसमें संपूर्ण शैक्षणिक इतिहास है और आपके प्रकाशन शोध पत्र पर यहाँ पर है जो होता है। निष्कर्षतः रोजगार एवं प्रथम प्रथम इंटर्नशिप के लिए हमेशा रिज्यूम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि रिज्यूम आपके रिकॉर्ड्स के पास जो है आपके क्योंकि रिकॉर्ड्स के पास जो है आपके प्रत्येक आवेदन को पढ़ने के लिए केवल कुछ सेकंड होते हैं और एक पृष्ठीय रिज्यूम में कुछ मुख्य बातें तुरंत स्पष्ट जो है हो जाती है रिकॉर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 13 है कि रोजगार या इंटर्नशिप के साक्षात्कार से पूर्व भेजे जाने वाले औपचारिक ईमेल और साक्षात्कार के उपरांत धन्यवाद ज्ञापन के शिष्टाचार को समझाइए। देखिएगा व्यावसायिक संचार में ईमेल शिष्टाचार का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। जब आप इंटर्नशिप के लिए रिज्यूम में ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो ईमेल का विषय बहुत स्पष्ट होना चाहिए, जैसे जो है एप्लीकेशन फॉर कंटेंट कंटेंट राइट इंटर इंटर्न आपके रोहित कुमार, इस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा साक्षात्कार समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर एक जो है थैंक यू ईमेल जो है भेजना आपके पेशेवर रवैये को दर्शाता है। समय पर साक्षात्कार का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करना, कंपनी के लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराना जो है और शालीनता और सकारात्मक पर जो है समापन यहाँ पर करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा भाग 4 के अंदर हम सूचना का अधिकार आरटीआई के बारे में अधिनियम के बारे में और 2005 और दैनिक जीवन में उपयोगी जो है किस प्रकार से रहता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, देखिएगा प्रश्न संख्या 14 कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है। दैनिक जीवन एवं छात्र जीवन में इसके उपयोग को स्पष्ट करते हुए एक सरल आरटीआई आवेदन का प्रारूप यहाँ पर तैयार करना। देखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत के नागरिकों को सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी अनुमोदन अनुदान प्राप्त प्राप्त संस्थानों से
सूचना मांगने का वैधिक अधिकार प्रदान करता है। छात्र जीवन में इसका उपयोग छात्रवृत्ति के रुकने के कारणों का पता लगाने, परीक्षा परिणामों की पारदर्शिता जांचने और सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने में यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से इसका जो है स्ट्रक्चर देख लीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर इस विषय के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित सूचना हेतु आवेदन, और यहाँ पर आवेदन का नाम जो है आ जाता है, वार्ड का नाम, यहाँ पर मांगी जाने वाली जो है सूचना का विवरण, और यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता आता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 15 कि आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया और नियमानुसार निर्धारित समय सीमा का विस्तृत वर्णन करना है। यहाँ पर देखिएगा सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम में एक निश्चित जो है आपके प्रशासनिक प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अंदर आरटीआई आवेदन और निस्तारण प्रवाह देखिएगा कि सटीक जन सूचना अधिकारी जो है आपकी की पहचान और निर्धारित शुल्क सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करना, और आपके 30 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर देना, और संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रथम अपील जो है यहाँ पर करना होता है। यदि मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो सूचना 40 से जो है आपके 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराई जानी अनिवार्य होती है, और आरटीआई पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे सशक्त लोकतांत्रिक जो है आपके स्तर है। नेक्स्ट देखिएगा कि सार्वजनिक सेवाओं, नागरिक सुविधाओं तथा छात्र जीवन को से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए आरटीआई की भूमिका की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा। देखिएगा छात्र जीवन में कई बार जो है प्रशासनिक उदासीनता, परीक्षा परिणाम में देरी और छात्रवृत्ति वितरण में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आरटीआई अधिनियम छात्रों को सशक्त बनाता है। ये व्यवस्था में जो है लाल फीताशाही और आपके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। हालांकि कई बार आरटीआई के दुरुपयोग या अनावश्यक रूप से अत्यधिक आवेदन देने से सरकारी तंत्र पर अतिरिक्त प्रशासनिक दबाव भी पड़ता है, जिसके निवारण के लिए संतुलित और जो है आपके तथ्यपरक प्रश्न पूछना भी आवश्यक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर भाग 5 शुरू हो जाता है। यूनिट 3 के शिकायत प्रमाण पत्र प्राप्ति और औपचारिक ईमेल शिष्टाचार के बारे में यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं कि महाविद्यालय के छात्रावास कैंटीन अथवा नागरिक सुविधाओं के संबंधित शिकायत पत्र लिखने की विधि एवं भाषा शैली को समझाना है। यहाँ पर देखिएगा महाविद्यालय परिसर में अध्यापन के दौरान छात्रावास, पुस्तकालय, कैंटीन या पेयजल एवं स्वच्छता जैसी नागरिक जो सुविधाएं हैं उसमें कमी आने पर छात्र संबंधित प्राधिकारी जैसे छात्रावास वार्डन या मुख्य जो है आपके अनुशासन अधिकारी जो है को शिकायत पत्र यहाँ पर लिखना होता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिएगा यहाँ पर सेवा में मुख्य छात्रावास जो वार्डन महोदय होते हैं उनके, और आपके राजकीय महाविद्यालय जो होते हैं परिसर होते हैं छात्रावास होते हैं उनका यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर विषय वस्तु के अंदर आपके छात्रावास के जो आपके मेस में भोजन की गुणवत्ता में सुधार एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था है तो शिकायत पत्र होता है, और यहाँ पर आपके महोदय लगा करके पूरी की पूरी डिटेल के अंदर यहाँ पर आपको बताना होता है। उसके बाद दिनांक, और यहाँ पर जो है जो आपके समाज छात्रावास निवासी छात्र एवं बीए, बीएससी, बीकॉम के संग बीए संकाय जो आपके जितने भी संकाय होते हैं वहाँ पर यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। महाविद्यालय में जो है आपके प्रवर्जन प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र की प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन करना है। देखिएगा स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब छात्र अन्य विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए प्रवेश लेता है तब उसे जो है प्रवर्जन प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार रोजगार या उच्च शिक्षा प्रवेश के लिए चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य यहाँ पर दस्तावेज माना जाता है। देखिए किस प्रकार से होता है। माइग्रेशन एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्ति प्रवाह अंतिम वर्ष की न्यूनतम मूल जो है अंक तालिका एवं टिक से संलग्न करना पड़ता है यहाँ पर। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो है निर्धारित शुल्क जो है बैंक में जमा कराना, विभागाध्यक्ष और आपके जो है प्रॉक्टर से आचरण का सत्यापन कराना, प्राचार्य कार्यालय द्वारा जो है आपके प्रमाण पत्र जारी उसके बाद है करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा औपचारिक ईमेल लेखन के शिष्टाचार के प्रमुख घटकों विषय संबोधन, टोन, आपके सलंकन और समापन
का विस्तार से यहाँ पर वर्णन करना है। देखिए किस प्रकार से होता है। आधुनिक प्रशासनिक व्यावसायिक परिवेश में ईमेल संचार का प्राथमिक माध्यम बन चुका है और एक आदर्श औपचारिक ईमेल लिखते समय निम्नलिखित 5 घटकों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होता है। किस प्रकार से देखिएगा, पहले आपके विषय की जो है समझ होनी चाहिए। किस प्रकार से देखिएगा, विषय एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, ताकि एक नज़र में उद्देश्य पता चल सके। महोदय देखिएगा, संबोधन देखिएगा, संबोधन सम्मानजनक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग, जैसे आपके जो है सम्मानजनक जो शब्द होते हैं यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो है आदरणीय, महोदय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। टोकन या शैली देखिएगा, विनम्र, पेशेवर, स्पष्ट और शिष्टा शिष्टापूर्ण है, तो शिष्टतापूर्ण जो है, और कभी 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 भी आक्रामक भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। और संलग्नक जो है, फाइल का नाम स्पष्ट होना चाहिए। जैसे रिज्यूम है तो रिज्यूम रोहित कुमार PDF इस प्रकार से होना चाहिए। और भेजने से पूर्व फाइल संलग्न करना न भूलें। समापन के अंदर आप जो है आपके रिगार्ड से और सेंशरली इस प्रकार के बहुदिए लिख कर अपना नाम, अपना जो है पूरा नाम, पद और संपर्क विवरण यहाँ पर देना होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि प्रशासनिक एवं शैक्षणिक पत्राचार में भाषा शुद्धता, स्पष्टता और औपचारिकता का क्या महत्व है। और आज के डिजिटल युग में पर जो आपके पारंपरिक पत्रों और ईमेल के सह अस्तित्व पर एक जो है समग्र निबंध यहाँ पर आपको लिखना होता है। देखिएगा किस प्रकार से रहता है कि प्रशासनिक और शैक्षणिक पत्राचार किसी भी संस्था की जो है कार्य संस्कृति का दर्पण होते हैं। भाषा की शुद्धता, व्याकरण की स्पष्टता और औपचारिकता ये सुनिश्चित करती है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संवाद में कोई भी संशय न रहे। आज के डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जहां एक और ईमेल, व्हाट्सएप और पोर्टल आधारित त्वरित संदेशों का बोलबाला देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर औपचारिक आवेदन पत्रों, शपथ पत्रों और मुहरबंद दस्तावेजों को जो है विधिक महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पारंपरिक पत्र एवं और डिजिटल ईमेल एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करते हैं, जिससे सुशासन, पारदर्शिता, त्वरित न्याय का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से रहता है। इसके अंदर आधुनिक पत्राचार एवं डिजिटल संवाद का सह अस्तित्व किस प्रकार से देखिएगा। इसके अंदर पारंपरिक हस्तलिखित मुद्रित आवेदन पत्र हो यहाँ पर होता है। उसके बाद आपके डिजिटल ईमेल एवं पोर्टल आवेदन पत्र त्वरित गति से किए जाते हैं। पारदर्शी, प्रभावी एवं सुगम प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर जो है होती है। यहाँ पर जो है प्रशासनिक जो है सुगम व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने आपकी यूनिट 3 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतने सभी को कवर किया है। उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों को। जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।